नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूँ शिल्पी सेन। पहले ट्रंप के टैरिफ की मार और अब ईरान इजराइल वार यानी युद्ध। उत्तर प्रदेश के कई उद्योगों पर इसका असर पड़ने वाला है। खास बात यह है कि जो निर्यातक हैं, उनके चेहरे पर तो मायूसी है ही, लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ा है और जिस तरह से वहाँ व्यापार को लेकर के, कारोबार को लेकर के एक अस्थिरता है इस समय, उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में कुछ उद्योगों पर पड़ने वाला है। बनारसी फैब्रिक और फर्निशिंग का सामान हो, या फिर भदोई की कालीन हो, या मुरादाबाद का ब्रासवेयर हो, या कानपुर और आगरा के जो लेदर गुड्स हो, इन सब की बड़ी मांग खासतौर पर मिडिल ईस्ट में और दुबई के मार्केट में खासतौर पर रहती है। और जिस तरह से रमजान इस समय चल रहे हैं और ईद के समय में या उससे पहले कन्नौज के इत्र की भी मांग रहती है। लेकिन अब ये सारी इंडस्ट्रीज इस वजह से इस इंतजार में है कि कब ये तनाव थमेगा। हालांकि एक अपडेट अब ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऐसी खबर मिल रही है कि जो भारतीय शिप है उसको गुजरने की अनुमति ईरान ने दी है, यानी ब्लॉक नहीं किया है, जबकि ये पूरा रास्ता ब्लॉक बता करके बहुत ज्यादा इसको लेकर के कारोबार और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने वाला था। लेकिन फिर भी अस्थिरता है और इससे जो पूरी चेन है, एक ट्रेड की चेन, वो टूट सकती है। यानी अगर इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में बनारस की किसी गली में भी या भदोही में कालीन बुनते हुए किसी बुनकर के चेहरे पर भी मायूसी इससे हो सकती है। उनके चेहरे पर भी इससे जो खुशी है ईद से पहले वो जा सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं हरजिंदर सिंह जी, जो जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट हैं और बीआईएस के सेक्शनल कमेटी के मेंबर भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं मुकुंद अग्रवाल जी, जो एक्सपोर्टर हैं और सीधे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं, और इनका अपना बनारसी फर्निशिंग और जो फैब्रिक है वो यूएई में, खासतौर पर दुबई में भी एक्सपोर्ट होता है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मुकुंद अग्रवाल जी, कितनी बड़ी चिंता की बात आप लोगों के लिए ये है, क्योंकि आपका भी एक्सपोर्ट का काम है, तो ऐसे में ये जो समय है खासतौर पर रमजान का, ईद से पहले, इसमें कितनी बड़ी चिंता की बात ये हो गई है अब? देखिए मैडम, ये जो एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट होता है, एक बड़ा हम्म। मार्केट है इंडियन हम्म। प्रोडक्ट्स के लिए। हम्म। यहाँ पे एशियन और इंडियन लोगों की काफी तादाद है जो वहाँ पर वो काम करने के लिए जाते हैं। अभी ये जो इस समय जो ये वार हो रहा है, ये समय वहाँ पे रिटेल में सेल का था। जो हम लोग माल ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, वो अभी कंज्यूमर्स के हाथ पे जाना था। जो हमारे बायर्स के पास में अभी डंप है, हमारे जैसे बहुत से बायर है, जैसे लुलु हमारे बायर है, गल्फ में उनके 150 स्टोर्स हैं। तो हम्म। उनके पास में हमने उनके बारे से बात की तो मालूम पड़ा तो ग्रोसरी वगैरह की सेल तो है, लेकिन जो आपका लग्जरी प्रोडक्ट्स है, कपड़े हैं, फर्निशिंग है, जी। साड़ियां हैं, उनकी सेल एकदम नील है। तो ये सेल अभी जो रुकेगा, दैट विल इफेक्ट फॉर द नियर फ्यूचर। आगे वो हमको ऑर्डर नहीं देंगे, पेमेंट लेट से आएगा। दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, गोइंग टू हैपन। इसमें कोई कुछ, अगर युद्ध लंबा चल गया, भगवान की कृपा से अगर युद्ध एक हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है, रमजान के पहले, ईद के पहले, जैसे 15 तारीख तक खत्म हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर एक बार चीजें लाइन पे आ सकती हैं, या कुछ ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, या कि भाई ईरान ईरान में और इसराइल में चलता रहे, लेकिन गल्फ कंट्री पे अटैक रुक जाए, जो भी कुछ भी हो जाए, तो उससे क्या है, चीजें कुछ कंट्रोल में आ सकती हैं। लेकिन इट इज वेरी बैड इम्पैक्ट गोइंग टू पुट इन द मार्केट। द पेमेंट विल कम लेट, ऑर्डर विल कम लेट, एंड जो उनके ऑर्डर्स थे वो भी होल्ड पे हैं। बिल्कुल, ऑर्डर्स होल्ड पे हो गए हैं और रिटेल में जो खरीदारी का आप समय बता रहे हैं, क्योंकि बाजार की एक रौनक होती है त्योहार के समय में, और दुबई जो जिसको माना जाता है कि दुनिया भर से लोग वहां खरीदारी करने भी आते हैं, तो ऐसे में ईद से पहले ये जो स्थिति है, ये कारोबार के लिए तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। हरजिंदर सिंह जी, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, क्योंकि ईरान इसराइल में युद्ध हो रहा है, अमेरिका भी उसमें है, लेकिन अर्थव्यवस्था तो दुनिया की कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। पर अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश के इन सेक्टर्स की बात करें, अभी जिन सेक्टर्स को मैंने गिनाया, तो एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर होता है वहां पर। अब क्या उनकी खासतौर पर मुख्य दिक्कतें हैं? चाहे रूट की बात हो कि लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा, या वहां जो खरीदारी या बिक्री नहीं हो रही है वो भी एक समस्या है, जैसे मुकुंद अग्रवाल जी बता रहे हैं।
बिल्कुल मुकल्लम परवार जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इस समय पूरे ग्लोब में बेसिकली जो एक बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, सिर्फ उनकी सेल हम देखेंगे और जितने भी लग्जरी आइटम है या जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, हम मतलब जो कंज्यूमर्स हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, वो डेफिनेटली अवॉइड करेंगे क्योंकि जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा आने वाला है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। अगर ये वॉर ज़्यादा लंबे समय चलता है और मेरा एक एक और मानना है कि अगर ये वॉर काफ़ी लंबे समय चलता है तो हम एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखेंगे कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो अपना रोल ख़त्म मतलब जिनका रोल ख़त्म हो सकता है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है जो शायद इनका बोझ नहीं उठा पाएंगी। यहाँ पे जो पार्शली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं वो किसी तरह अपने लोकल मार्केट से अपने आप को बचा सकती हैं, लेकिन जो 50% एंड अबव एक्सपोर्ट्स करती हैं ओरिएंटेड जो जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं उनको चैलेंज ज़्यादा बड़ा आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और उम्मीद करते हैं हम सबकी उम्मीद है कि ये जो वॉर है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि इसके जो फ्यूचर में जब भी ख़त्म होगा तो नॉर्मलाइज आने में भी 3 से 4 महीने लगेंगे। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर अगर ये अगले 10 से 15 दिन में ख़त्म भी हो जाता है तब भी नॉर्मलाइजेशन होने में कम से कम 3 से 4 महीने हैं। तो इसका मतलब एमएसएमईज को जो स्पेशली जो यूपी के हैं उनको बहुत जल्दी राहत नहीं मिलने वाली, ये कहने का। बिल्कुल, एमएसएमईज़ को बहुत जल्दी राहत नहीं मिलने वाली क्योंकि एक चीज़ तैयार होने में बहुत देर लगती है, लेकिन अगर कहीं न कहीं इस तरह का धक्का, इस तरह का झटका लगता है, तो अपने आप में वो बहुत जल्दी उन चीज़ों पर असर पड़ता है। मुकुंद अग्रवाल जी, ये ख़ास तौर पर क्योंकि आप बनारसी फैब्रिक या फर्निशिंग या साड़ीज़ के कारोबार से जुड़े हुए हैं, कितनी माँग इसकी है? दुबई में होती है या मिडल ईस्ट में कितनी होती है? क्योंकि कुशन कवर हैं या पर्दे हैं, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा माँग होती है। तो ये अभी जैसा कि बताया हरजिंदर सिंह जी ने कि एक्सपोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आपके जो कारीगर हैं, आपकी जो एक तरह से ट्रेड की चेन है, उस पर क्या बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है कि लोकल मार्केट से वो कहीं न कहीं पूरा हो सकता है? मुकुंद अग्रवाल जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सॉरी मैडम, जी। मैडम जो बनारस का फैब्रिक है पूरे इंडिया में और पूरे दुनिया में एक बहुत अच्छे फैब्रिक के रूप में फेमस है। इसका इसका उपयोग जो है कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन के रूप तौर में उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसका गेटअप बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स इसकी डिमांड बहुत अच्छी इंडिया में भी है, लेकिन एक्सपोर्ट में भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। और क्योंकि जब चीजें डिस्टर्ब होती हैं तो सबको फर्क पड़ता है। कहीं पे आदमी फिर मार्केट डाइवर्ट करता है, जैसे यूएस का प्रॉब्लम आया था तो हम लोगों ने एशियन मार्केट पे फोकस किया था, फिर गल्फ में फोकस किया था, अब गल्फ में आ गया तो फिर दूसरी कंट्री पे फोकस करना पड़ेगा। इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। तो फर्क तो मैडम पड़ेगा। अब इसका अनुमान लगाना अभी बहुत मुश्किल है कि कितना पड़ेगा, लेकिन फर्क तो पड़ना है मैडम। हाँ, बिल्कुल फ़र्क तो पड़ना है। हरजिंदर सिंह जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि जो ईरान का इस समय ईरान के जो तेवर हैं या जिस तरह का रुख है युद्ध को लेकर के, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ब्लॉक होने की बात जैसे कही जा रही थी, हालाँकि अभी ये अपडेट आया है कि वहाँ से भारतीय शिप को गुज़रने दिया गया है। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है क्योंकि वही रूट है। अब अगर लॉन्ग रूट से शिप जाती है तो निश्चित रूप से लागत ज़्यादा हो जाएगी निर्यात की, एक्सपोर्ट की। हाँ, सॉरी। जी, जी। इसमें बहुत सारी इश्यूज़ इन्वॉल्व्ड हैं। जैसा कि हम लोग ने पीछे देखा जब वॉर शुरू हुआ, तो सिर्फ़ एक कंट्री को इसका एडवांटेज मिला था, दैट इज़ चाइना, जिसको ईरान ने शुरू से ही अलाउ किया हुआ है कि आप यहाँ से आपकी शिप्स पास कर सकते हैं ऑयल के क्रूड ऑयल के साथ। फॉर्च्यूनेटली आज हम लोग सबको न्यूज़ मिली है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ एक बहुत सारी और इश्यूज़ इन्वॉल्व्ड है। ये जितनी अच्छी खबर है, ये शायद इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करूँगा कि इसके साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ है, ये आज की डेट में बहुत वनरेबल एरिया है। तो इसमें ये एक अनप्रेडिक्टेबल एरिया हो गया। तो एक तो पास करना, अलाउ करना ईरान की तरफ से ये एक अच्छी बात है, लेकिन साथ में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो रीजन वॉर जोन में आता है।
वॉर जोन में कभी कभी क्या होता है कि किसी का कंट्रोल नहीं होता, किसी की भी गलती से या डेलिबरेट इफेक्ट्स के कुछ भी चीज़ें घट सकती हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि पीछे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने वॉर जोन में जितने भी शिप्स जा रहे हैं उनको इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो शिप्स क्रूड ऑयल लेके आ रही हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बचाना है। और मुझे लगता है कि इंडिया को यहाँ पे कुछ इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो जो ये हमारी जितने भी कमोडिटीज या क्रूड ऑयल लाने वाली जो शिप्स हैं, इसको वो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि सरकार इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो स्टेप्स उठाएंगी। और साथ में एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम अगर ओवरलुक कर भी लें तो ऐसा नहीं है कि 100% क्रूड ऑयल यहाँ से आता है, लेकिन एलपीजी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मतलब अप्रॉक्सीमेटली नियर टू 80% हम यहाँ से इंपोर्ट करते थे। उसके ऊपर बहुत बड़ा अभी भी चैलेंज है, क्योंकि जितना हमारे पास जितना प्रोडक्शन है, हमारे पास इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है कि हम उसको एलपीजी में उतना कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास उतना क्रूड ऑयल नहीं है। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम भी लगेगा जब तक हमारा जो क्रूड ऑयल का जितना हमने अपने पास स्टॉक मेंटेन किया है, जब तक उसको बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो शायद कंप्लीट नहीं पूरी नहीं हो पाएगी। और अभी जैसे सुनने में आया है कि जो मैंगलोर में जो रिफाइनरी है वो अभी अपने पूरे 100% पे नहीं चल रही। तो ये बताता है कि हमारे पास क्रूड ऑयल की डेफिनेटली कमी है। वहाँ से अगर शिप्स निकले हैं तो उनको भी यहाँ पे इंडिया में पहुँचने में कुछ समय लगेगा, तो तब तक के लिए हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बिल्कुल, वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग फ़िलहाल इस समय हैं ही। लेकिन मुकुंद अग्रवाल जी, जिस तरह से ये पूरा आप लोगों का एक सामान रमज़ान से पहले पहुँचा, वहाँ अब उसकी बिक्री कम हो गई है या घट गई है। अब इसमें आपको लगता है कि कई बार होती है कि चीज़ें वैसी होती हैं लेकिन उसका जो डर होता है, वो ज़्यादा होता है। ऐसे में आगे सामान का ऑर्डर भी मिलना बंद हो गया होगा। तो आपका ये जो आपकी जो ट्रेड चेन है, जिसमें ये आपके कारीगर, बुनकर ये भी हैं, तो उस पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि उन लोगों के लिए तो ये रोज़ की बात है, क्योंकि पेमेंट रुकेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उनको भी पेमेंट नहीं कर पाएँगे, आगे ऑर्डर नहीं है, तो उनको काम नहीं मिलेगा। तो ये भी एक कारीगरों पर क्या बड़ा असर पड़ने वाला है सीधे तौर पर? मैडम देखिए, चेन तो सप्लाई चेन तो पूरा डिस्टर्ब हो गया ही है। हम लोगों ने पूरा माल एक्सपोर्ट कर दिया, माल बेच करके पेमेंट आने का समय था। अब पेमेंट हम लोग उनको किस अभी इतना वार चल रहा है कि हम लोग बहुत पेमेंट के लिए उनसे बोल भी नहीं सकते। तो हम लोग अपने अब चूंकि अब वीवर्स जितने भी हैं वो अपने त्योहार से जुटे हुए हैं, उनका अभी रमजान चल रहा है और अभी होली भी गया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना फंड मैनेज करके उनको सरवाइव कराते हैं। और ये तो मैडम इट इज ऑल गिव एंड टेक रिलेशन। हम लोग कभी उनके काम आते हैं, वो हमारे कभी काम आते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन इट इज चेंज, सप्लाई चेन इज डिस्टर्ब। जो अभी हम लोग समझ लीजिए अभी एक हफ्ते के युद्ध से हम लोग 3 से 4 महीना पीछे जा चुके हैं। तो अगर ये लंबा चलेगा तो एक तो ये बिल्कुल, सप्लाई तो चेन तो जी, सर बोले तो बड़ी मुश्किल होगी। इसमें मैं हरजिंदर सिंह जी, जिस तरह से इसमें एक बात आ रही थी, क्योंकि एक डर होता है, जैसे मैंने कहा कि युद्ध तो हो रहा है, जंग तो हो रही है, लेकिन अब आगे के लिए जो एक खतरा है या जो वहाँ की स्थिति है उसको देखते हुए, तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी तो एक तरह से शिपमेंट पर ये भी एक बहुत ज़्यादा एक भार निर्यातकों पर होगा, आपको लगता है? बिल्कुल मैम होगा। ये भी मैं एक बड़ा उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, जो मुकुल जी ने बताया जैसा कि जो पेमेंट का है वो डिसरप्शन, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि आपने देखा अभी रिसेंटली ईरान ने बैंक्स के ऊपर भी अटैक किया दुबई में। और दुबई में क्या हुआ है कि जो बैंक्स है, जो फॉरेन बैंक्स हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज को हॉल्ट करने की तैयारी कर दी है। ऐसे ही उसके ईरान के जितने भी बैंक्स हैं, इसराइल ने और यूएस ने अटैक किया। तो कहीं ना कहीं पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे का जो फाइनेंसेस हैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों को तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट आएगा आएगा, लेकिन इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। तो जैसे अगर इन्होंने सप्लाई किया है तो जो पेमेंट का जो क्राइसिस है
ये अभी यहाँ पे ओवर नहीं होगा, ये काफ़ी समय बढ़ेगा। मुझे लगता है आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा इनफैक्ट, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल नहीं होंगे जब तक बैंक्स वगैरह रीओपन नहीं होते। अब आते हैं हम इंश्योरेंस के ऊपर। तो इंश्योरेंस में शिल्पी जी प्रॉब्लम क्या है कि वॉर जोन है, तो डेफिनेटली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। वहाँ पे तो वो इंश्योरेंस के लिए उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं जहाँ से शिप्स वगैरह आ सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पर क्या है कि जो ट्रांजैक्शन पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन दोनों रीजंस की वजह से और कहीं ना कहीं भी ये एक अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनीज का ये अभी जो हम लोग ने अभी स्टडी किया है, अप्रोक्सीमेटली हम प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट के ऊपर दें तो उसका 3% कॉस्ट के हिसाब से अभी उन्होंने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम रेज करा है। मतलब आपका जो पहले जिस प्राइस पे आ रहा था विद इंश्योरेंस, उसमें कम से कम 3% का एनहांसमेंट होगा, जो बहुत ज़्यादा है। और जो सुनने में आया है इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5% मे बी उससे ज़्यादा का प्रीमियम को एनहांसमेंट किया है। इसकी बहुत सारे सिर्फ एक तो वजह है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरी वजह है कि डिस्टेंस, जो टाइम पीरियड पहले एक जगह से पहुंचने में दूसरी जगह पहुंचने में जो टाइम पीरियड लगता था वो 2 से 3 गुना हो गया। तो जब वो टाइम पीरियड बढ़ेगा, दूसरा क्या है कि लिमिटेड अब एरियाज बचे हैं जहाँ से शिप्स के मूवमेंट आएंगे। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से बहुत सारे शिप्स एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि उनके टकराने का डर रहता है, तो उसमें उनका वेटिंग पीरियड हाई सीज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे कारण की वजह से भी जो टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, तो ये कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस कंपनीज के रिस्क को बढ़ा देता है। दूसरी बात क्या है कि जब वो जापान की तरफ से, पैसिफिक ओशन की तरफ से आते हैं, वहाँ पे वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो ये एक तीसरा इम्पैक्ट आ जाता है जिसको जो पहले शिप्स वगैरह अवॉइड करते थे, लेकिन अभी उनके पास क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं है तो उसी रूट से उनको आना है, लेकिन उनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस को अपना प्रीमियम तो डेफिनेटली बढ़ाना ही पड़ेगा। और प्रीमियम बढ़ने से सिर्फ कॉस्टिंग के इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो ये टाइम पीरियड ज़्यादा है, इससे फ्यूल का जो कंजम्पशन है शिप्स का वो बढ़ेगा, उनका टाइम पीरियड बिल्कुल बढ़ेगा, उनकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो बिल्कुल सभी ओवरऑल ये चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट जी आने वाला है। जी, सभी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में पूरी चेन जब प्रभावित होती है तब असर सब पर पड़ता है। मुकुंद अग्रवाल जी, ये जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं, इसमें एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें या जो इन उद्योगों की बात करें, तो सरकार से किस तरह की मदद की या किस तरह की आप एक तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि वॉर तो वहाँ हो रही है, मिडल ईस्ट में तनाव है और ईरान, इज़राइल, अमेरिका उसमें है। तो ऐसे में क्या आप लोग उम्मीद रख रहे हैं? या सिर्फ बैठ करके इंतज़ार अभी करना ही एकमात्र उपाय है अभी आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट तो हमारी माई बाप है, उस पे हम लोग कभी भी डिपेंड हैं। उनके उनके कंसेप्ट भी क्लियर है। उन्होंने ईपीजीसी लाइसेंस का स्टाइल रखा हुआ है, बिल डिस्काउंटिंग के लिए उन्होंने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम रखी हुई है। ये सब चीजें चालू है, उसको और प्रॉपरली गवर्नमेंट कर दे, उसको थोड़ा और ईज कर दे। कोलेट्रल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, उससे फिर उनका अगर हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी दिया तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कम रहता है। लेकिन अगर विदाउट सिक्योरिटी लिया तो उसमें 1% अधिक रहता है। बैंक की बहुत सी फॉर्मेलिटीज रहती हैं। गवर्नमेंट तो चाहती है कि हमको इमीडिएट मिल जाए, हम लोग को इमीडिएट सफलता सहयोग मिल जाए, लेकिन पैसा तो बैंक को देना रहता है। तो बैंक दे हैव गॉट देयर ओन चैलेंजेस, दे वांट डॉक्यूमेंट, दे वांट सो मेनी थिंग्स, एंड फॉर दैट दे यूज्ड टू चार्ज सो मेनी थिंग्स, तो इट यूज्ड टू बिकम द कॉस्ट लाइक एनीथिंग। जो जनरल हमने देखा, जैसे पिछली बार अमेरिका का केस में हुआ तो हमने पहली बार कुछ बिल डिस्काउंट करवाया। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में गवर्नमेंट जो है 3 से 4% का जो है इंटरेस्ट रिवर्स देती है उसमें। तो उससे, लेकिन अब जब हमने खर्चे जोड़े और जो बैंक के जितने भी खर्चे और फॉर्मेलिटीज जोड़ी, तो सब मिलाकर के जो जनरल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो आ गया वहां पे आके। तो गवर्नमेंट चाहती तो बहुत है, लेकिन उनके साथ में जो सहयोग करने वाले बैंकर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, दे शुड बी आल्सो वेरी सीरियस एंड दे शुड थिंक फॉर द एमएसएमई एंड दे शुड कम इन अ बेटर वे, देन ओनली द थिंग्स विल कम proper and real help will come.
दे मस्ट बिहेव लाइक अ चाइना। चाइना, जब हमने पहले भी आपसे बोला था, जब चाइना के पास में बड़ा ऑर्डर आता है किसी एक्सपोर्टर के पास में, तो गवर्नमेंट उसकी पार्टनर हो जाती है। They used to provide the raw material, they used to provide the things, everything. They want to provide the raw material also, and infrastructure also, and in the same time running capital also, and taking risk also with them. They used to say, you do it, we are with you. In the same way we expect something from the government. Government of course is with us, but the institutions with the government, just like bank and the चलिए, bureaucrats, they must be उम्मीद with us. जी, उम्मीद सरकार से होती। हमारे पास समय कम है। हरजिंदर सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि जंग कब खत्म होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, और इसमें किस तरह से और स्थिति को बेहतर, खासतौर पर निर्यात की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है? शिल्पी जी देखिए, निर्यात तो को इकोसिस्टम पूरा ब्रेक हो चुका है। उसके ऊपर अभी मुझे लगता है कि बहुत अर्ली है सोचना। उसके ऊपर कोई प्रोसेस रीडिज़ाइन अभी नहीं किया जा सकता जब तक ये सारी चैलेंजेस पूरे नहीं होते। दूसरी बात क्या है कि अभी 12 दिन हुए हैं वॉर को, तो अभी सब लोग उस इशू से अभी निकल के नहीं आए हैं। अब ये देखना है कि वॉर कितने टाइम, और अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो इसके फिर दूसरे रिसोर्सेस निकाले जाएंगे, और इसके ऊपर मुझे लगता है सभी सरकारें, सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी सरकारें इसके ऊपर काम करेंगी और मिलके कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करना होगा, क्योंकि एसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, इसका डिसरप्शन पूरे दुनिया में होने वाला है। प्रॉब्लम अब इंडिया में आती है। हम इंडिया की बात करते हैं तो एमएसएमई को एक मुझे लगता है कि एक बहुत ही अलग तरीके का सपोर्ट देने की इस समय ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी मार्च एक बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड होता है एक एमएसएमई के लिए, और उस मार्च सीजन में अगर इनका फाइनेंशियल ईयर स्पॉइल होता है तो कहीं ना कहीं पे बैंक्स इनको आगे चल के परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए कि वो थोड़ा से रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में एमएसएमई को सपोर्ट करें। साथ में देखिए, इस समय जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा किसी भी एसएमई का, और उनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि जहाँ पे पेमेंट साइकिल आपकी ब्रेक हो जाती है तो वहाँ पे आप एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो बहुत सारे जो एमएसएमईज है जिन्होंने लोन लेके रखा हुआ है और उसके उन्होंने इंटरेस्ट पे ऑफ करना है, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि सारे एमएसएमईज भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी एक का सप्लाई चेन या उसका पेमेंट साइकिल ब्रेक होता है तो सिर्फ ये उसके लिए नहीं है, उसके साथ जो जुड़े हुए और बहुत सारे एमएसएमईज हैं, सबके सब सफ़र करेंगे। तो इनको कैसे हैंडल करना है, यहाँ पे सरकार को मुझे लगता है कि पॉजिटिव थॉट के साथ एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में और उनका एक पार्टनर बनना चाहिए, ताकि उनके ऊपर स्ट्रेस कम से कम आए। अश्योरेंस देना चाहिए कि आपको परेशानी नहीं है, आपका जो इंटरेस्ट है या फ्यूचर में पे ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो एमएसएमईज के नंबर्स हैं वो गिरे नहीं इंडिया में, क्योंकि वो गिरेंगे तो अनदर चैलेंज खड़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो जिस तरह से जंग हो रही है उसको लेकर के पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं उसका असर अभी पड़ा है और आगे भी लंबे समय तक पड़ सकता है, अगर ये जंग लंबी खिंची तो। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर पर एमएसएमई की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे हालात तो पूरे देश के वैसे हैं कि जिस तरह से एलपीजी को लेकर के संकट दिख रहा है, जिस तरह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वो तो है ही। लेकिन एमएसएमई क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है और लोगों का रोज़गार भी इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस सेक्टर को भी उम्मीद है कि उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जिससे पूरी तरह से ट्रेड की जो चेन है वो कहीं ना ब्रेक हो पाए, और इसको किस तरह से और ठीक किया जा सके, इस पर कहीं ना कहीं सरकार और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए, और इसीलिए ये हम भी ये चर्चा कर रहे हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरजिंदर सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मुकुंद अग्रवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपकी राय क्या है इस बारे में, ये जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मैडम, थैंक यू।